नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल जो है 54 वोट से गिर गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल जो है वो 54 वोटों से गिरा है। पास होने के लिए चाहिए थे पूरे 352 वोट। ऐसे में सरकार को नहीं मिला 2/3 बहुमत। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई है और इसमें जो है संसद की 443 सीटें बढ़कर 850 करने का प्रावधान था, लेकिन इस बिल में 21 घंटे की चर्चा भी हुई और वोटिंग भी हुई। उपस्थिति जो है 528 सांसदों ने इस पर वोट डाले। पक्ष में जो है 298 वोट पड़े हैं पक्ष में और विपक्ष की अगर बात करें तो 230 वोट डाले गए हैं। बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी और 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल जो है 54 वोटों से गिर गया। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की बैठक में फैसला लिया गया है कि विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का मुद्दा देश भर में उठाया जाएगा। ऐसे में बीते दिनों इस बिल को लेकर काफी चर्चा हुई, जिसके बाद से अब जो है सत्ता पक्ष वो पूरी तरह से पूरे देश भर में विरोध करने के लिए पूरी तरह से आक्रोशित दिखाई दे रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए को लेकर बात की थी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश नहीं हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को लेकर कई तरह की बातें की थी और साथ ही लेटर लिखकर भी आग्रह किया था कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा ये जो आरक्षण है उसे पास किया जाए, लेकिन जिसके बाद से महिला आरक्षण के लिए 131वां संशोधन बिल के सदन में पास नहीं हो सका। सदन में महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चाएं हुई और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लंबे समय तक चली चर्चा के दौरान संसद में वोटिंग के समय पर पहले राउंड में 528 सांसदों ने वोट डाले थे, जिसके बाद से फिलहाल ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। तो वहीं महिला आरक्षण से जुड़ा बिल जो है 54 वोट से गिर गया है। बीजेपी महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया है और ऐसे में संसद के बाहर पोस्टर दिखाए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार महिला आरक्षण से जुड़ा बिल को लेकर संसद के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ऐसे में बीजेपी महिला सांसदों ने ये प्रदर्शन किया है। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल जो है बहुमत नहीं मिलने के कारण पास नहीं हो पाया है। संसद के बाहर बीजेपी की महिला सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर भी लहराए हैं। लोकसभा में बिल गिरने के बाद से एनडीए की महिला सांसदों ने संसद से बाहर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बैनर तख्तियां लेकर महिला विरोध हाय हाय और साथ ही इंडिया अलायंस हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। पोस्टर में लिखा था कि नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन बिल को हार के विरोध के बाद से बीजेपी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बिल के पारित न होने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लोकसभा में संविधान विधेयक 2026 का पारित नहीं होना कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि नारी शक्ति का अपमान विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव से लेकर हर छोटे बड़े चुनाव तक देश की बहनें और सपनों को रौंदने वालों का कड़ा सबक सिखाएगी। याद रखिए, शक्ति का ये क्रोध आपके राजनीतिक अंत की शुरुआत है। ऐसे में महिलाएं जो है तख्ती लेकर संसद के बाहर तख्ती लेकर दिखाई दी हैं। बीजेपी महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया और तख्तियों पर कई तरह के नारे भी देखने को मिले हैं। ऐसे में महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संसद के बाहर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। इंडिया गठबंधन को लेकर हाय हाय के नारे भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही बैनर को लेकर महिलाएं किस तरह से आक्रोशित दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि महिलाओं के अंदर इस बिल को पारित न होने के बाद से कितना गुस्सा फूट पड़ा है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज बीजेपी पूरे प्रदेश और देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि संसद के बाहर बीते शाम को विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिला है। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और इंडिया गठबंधन के
हाय हाय के नारे भी लगाए हैं और काफी महिलाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया है। वहीं लोकसभा महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान रवि किशन और जगदम्बिका पाल के बीच भोजपुरी में बातचीत देखने को मिली है और इस दौरान रवि किशन ने अपनी पत्नी के पैर छूने की बात भी कही जिस पर खूब ठहाके भी लगे और बीच बीच में जगदम्बिका पाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और भोजपुरी अंदाज में कहा कि हो गई। सदन में ये हल्का फुल्का जो है हंसी मजाक देखने को मिला। रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज का ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं यहाँ संविधान के इन तीनों विधेयकों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के संकल्प की सिद्धि है और ये विधेयक सरकार की उस अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसमें नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पैर छुए लेना, हम छुईला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भई और क्यों नहीं छोना चाहिए। यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना। वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते और छूना चाहिए। ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन 2713 तीर्थयात्रियों ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराया है। रविवार से शुरू होने वाली यात्रा से पहले ही मैनुअल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑफलाइन पंजीकरण काउंटरों पर यमुनोत्री के लिए 600 से और गंगोत्री धाम के लिए 690 और केदारनाथ के लिए 660 और साथ ही बद्रीनाथ के लिए 670 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए टीम विभिन्न ट्रांजिट पॉइंटों का दौरा भी करा रही है और इसी बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है, जिसमें अब तक लगभग 18.23 लाख श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण कराया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की कुल संख्या फिलहाल 18.25 लाख है। तीर्थयात्रियों का अधिकारित जो है शुभ आरंभ अक्षय तृतीया के अवसर पर यानी कि 19 अप्रैल को होगा और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है और पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी सक्रिय है। ऐसे में चारधाम यात्रा का जो शुभारंभ है वो अक्षय तृतीया के अवसर पर यानी कि 19 अप्रैल को शुरू होगा। वहीं बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में आतिशी के परिवार के साथ है। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत ही हृदय विदारक है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिशा और शिक्षा और मूल्यों पर आधारित जीवन जिया। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं आतिशी और उनके परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में आतिशी और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। तो वहीं भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनके एक विमान से जुड़ी घटना के बाद से पुणे हवाई अड्डे का रनवे अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि रनवे के सुचारू संचालन का प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय वायुसेना के एक विमान से जुड़ी घटना के कारण
पुणे के रनवे अस्थायी रूप से उपलब्ध है। विमान के चालान जो है वो दल सुरक्षित है और नागरिक संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बयान में आगे कहा गया है कि रनवे को जल्द से जल्द चालू करने और सामान्य परिचालन फिर से शुरू करने का प्रयास जारी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के लिए एक विमान का हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन उन्होंने इसे अधिक कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे एक लड़ाकू विमान में उतारते समय खराबी आ गई थी और जिस कारण रनवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। फिलहाल पुणे एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग हुई है और पुणे रनवे अस्थायी रूप से फिलहाल बंद हो गया है। वहीं दिल्ली में आधी रात से पूरी तरह से बारिश देखने को मिल रही है और उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई है और इसके साथ ही इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम के बदलते हालातों ने एक बार फिर से हवाई यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इंडिगो ने यात्रियों को देरी और समय सीमा में बदलाव की चेतावनी देते हुए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इंडिगो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उनकी जानकारी दी है। इंडिगो ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और असुविधा को कम करने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा है कि दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ानों के संचालन पर असर पड़ रहा है और हमारी टीम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है ताकि जैसे ही हालात बेहतर हो आपकी यात्रा फिर से शुरू हो सके। हम आपको सुरक्षा और सुचारू रूप से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पर अपनी उड़ानों का स्टेटस जरूर देख लें। ऐसे में इंडिगो ने ये एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में लगातार खराब मौसम की वजह से इंडिगो ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है और दिल्ली में आंधी और बारिश से उड़ानों पर इसका असर पड़ा है, जिसके बाद से इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप अपनी यात्रा से पहले या तो एडवाइजरी एक बार जरूर देख लें या फिर ऐप के जरिए अपनी यात्रा पर जांच जरूर करें। दिल्ली के पौष इलाके में एक पड़ोसी ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों यानी कि पिता और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सीआर पार्क पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राकेश और उनका बेटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। बताया जा रहा है कि उसी अपार्टमेंट में रहने वाले उसके एक पड़ोसी ने पैसे के लेन देन को लेकर पहले से विवाद था। गुरुवार शाम करीब 7 बजे आरोपी उनके घर पहुंचा, जहां पर कहासुनी के बाद उसने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी पहचान असद के रूप में की है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये वारदात पुरानी विवाद और आपसी दुश्मनी में हुई है। पुलिस के अनुसार मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। हज 2026 के ज़ायरीनों का पहला जत्था जो है अरब के मक्का के लिए रवाना हो रहा है। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष ने हवाई अड्डे पर मौजूदा लोगों से बातचीत की और इस दौरान दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष केसर जहां ने कहा है कि आज हम हज 2026 की पहली उड़ान है, जिसमें 371 तीर्थयात्री और अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है और हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उनकी यात्रा सुगम, सुखद और आरामदायक है। बता दें कि हज यात्रियों को कमेटी ने एयरपोर्ट पर फूल मालाएं पहनाकर रवाना किया है। हज कमेटी की अध्यक्ष ने फिलहाल जैसा माहौल चल रहा है उसमें हम अपने नागरिकों को सुरक्षित सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की ये प्राथमिकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जितना हो सकता था उतना अपनी तरफ से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया है।
वहीं रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस के हत्थे जो है एक आरोपी चढ़ गया है। आरोपी का नाम प्रदीप कुमार बताया जा रहा है, जिसे आगरा से गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर बीते कुछ महीने पहले फायरिंग हुई थी और इस मामले में अब पुलिस ने एक और आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस टीम के साथ मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस के अनुसार कुख्यात शुभम लोनकर गिरोह से जुड़े फरार आरोपी प्रदीप कुमार उर्फ गठ को 1 फरवरी को मुंबई में शेट्टी के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के कथित सम्मिलित के आरोप में आगरा से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यूपी एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए एक अभियान के दौरान आगरा इटावा रोड पर स्थित छदमी मठ में की गई है, जो पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। गिरफ्तार आरोपी को आगरा से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। गिरोह के शेष सदस्यों की तलाश जारी है। मुंबई पुलिस द्वारा रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी मामले की प्रारंभिक जांच में मुख्य शूटर जो है दीपक शर्मा सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटेंशन सेल जो है मामले की जांच कर रही है और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धाराएं लगाई गई है, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी जो है प्रदीप कुमार को फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। रोहित शेट्टी के घर बीते कुछ महीने पहले गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद से आरोपी जो है प्रदीप कुमार को फिलहाल यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मैं पीस मेकर हूं, ट्रंप का बड़ा बयान है और उन्होंने कहा है कि मैंने 8 युद्धों को खत्म करवाया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पीस मेकर हूं और मैंने 8 युद्धों को खत्म करवाया है। ऐसे में बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है कि उन्होंने कहा है कि मैं पीस मेकर हूं। ट्रंप का ये बड़ा बयान है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि मैंने 8 युद्धों को खत्म करवाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति दूत बताते हुए दावा किया है कि उन्होंने 8 युद्धों को निपटारा कर दिया है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है, जिससे 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकी। ट्रंप ने साथ में ही ईरान के साथ शांति समझौते को बहुत करीब बताया है, लेकिन तेहरान ने उनके परमाणु सामग्री हस्तांतरण संबंधित दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत करीब हैं, ऐसा लगता है कि ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। समझौते के बहुत करीब है, तेहरान के साथ अब कोई भी अड़चन नहीं बची है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पहले से ही खुल चुका है और ये दोबारा बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जलडमरू मध्य खुलने वाला है और ये पहले से ही खुला हुआ है और सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। ट्रंप की ये टिप्पणी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि श्रृंखला के बाद से ये आई है जिसमें उन्होंने होर्मुज को फिर से खोलने की प्रगति का जश्न मनाया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने होर्मुज को हथियार के रूप में इस्तेमाल न करने पर सहमति जताई है। ऐसे में बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीस मेकर बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने 8 युद्धों को रुकवाया है और कई लोगों की जान बचाई है। ऐसे में ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो पूरी तरह से खुलने वाला है और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि मैं पीस मेकर हूं और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसको भी लेकर के ट्रंप ने यह दावा किया है कि मैंने 8 युद्धों को फिलहाल खत्म करवा दिया है और सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक बार फिर से कूटनीतिक हल का तलाशने की कोशिश जो है वो तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर नई वार्ता का दौर जो है शुरू होने वाला है। अब एक बार फिर से मंच बना है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। खबरों की माने तो दोनों देशों के प्रतिनिधि रविवार तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और सोमवार को औपचारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेहरान की ओर से इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बातचीत जल्द ही हो सकती है। इससे ये साफ है कि पर्दे के पीछे तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा CNN ने ईरानी सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत सोमवार को तय है। इससे पहले पिछले वीकेंड हुई बातचीत कई
घंटों तक चली, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। ऐसे में इस बार की वार्ता और भी अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए 2 हफ्तों का सीज फायर अब खत्म होने की करीब है। अगर इस बार भी बातचीत विफल रहती है तो क्षेत्र में तनाव फिर से भड़क सकता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीते कुछ समय पहले हुए बैठक जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही, और इसके बाद से अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर से बैठक जो है वो हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस्लामाबाद में सोमवार को ये अगली बातचीत हो सकती है, यानी कि फिर दोनों देश जो है एक टेबल पर आ सकते हैं। और अब इस बातचीत अगर ये बातचीत विफल रहती है तो एक बार फिर से क्षेत्र में तनाव भड़क सकता है, और यही वजह है कि इस बैठक पर अब पूरी दुनिया की नजरें जो है टिकी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।